जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। इसका पहला पार्ट दोस्तों बन गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रवाद के बारे में क्या किया गया, बताया गया। जिसमें भारत उसमें 3 चीज़ के बारे में वर्णन किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य रूप से 3 कारण था। पहला जो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में उसमें बताया गया था वानकुलर एक प्रेस एक्ट का किया था, एक कानून लाया था, जिसके तहत वह क्या किया था कि पूरे भारत में जितने भी पत्रकार थे उस सबको रोक लगा दिया कि आप अपने देश में अपने लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, पत्र नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालिएगा तो आपका क्या होगा, केस हो जाएगा। वो जान रहा था कि अगर अपने लैंग्वेज में अपने देश में अगर पत्र निकाला, अगर अंग्रेज अगर कोई गलती करता उसको उजागर किया जाता, अगर सब कोई अगर जानते तो अंग्रेज के खिलाफ क्या करते, विरोध करते। इस चलते वो क्या किया कि वाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत क्या हुआ कि कोई भारतीय पत्रिका न निकालेंगे, सब क्या कर देंगे, न निकालेंगे। अंग्रेज सिर्फ ही पत्रिका अपना निकालता। अगर कोई भारतीय अगर इंग्लिश में पत्रिका निकालते हैं तो वह अंग्रेज के खिलाफ एक शब्द भी क्या करना था, नहीं निकला था। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट का कानून लाया, जिसके तहत भारतीय कोई क्या करता है, अशस्त्र नहीं रख सकते। अगर भारतीय अगर कोई अशस्त्र रखेंगे, धरा जाएंगे तो उन पर क्या हो जाता, केस होता, कार्रवाई होता। लेकिन यही बात अंग्रेज अगर कोई रखता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसके लिए भारत के लोगों ने इसको क्या किया, पूर्णतः पूरा विद्रोह किए, पूरा इसका क्या किए, विरोध किए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। फिर आपको बताया गया था दूसरा उसमें दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में था क्या कि जो अंग्रेज जो था भारत के प्रति क्या किया, उपनिवेश को बढ़ावा दिया। अब जिसके कारण भारत के जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे, वह सारे क्या हो गए, बंद हो गए। जिससे भारत में गरीबी के क्या हुआ, महामारी हो गया। छोटे मोटे उद्योग, कुटीर उद्योग था, जिससे लोग क्या करते, अपना जीवन यापन करते थे, और यह सब क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरा का कारण मुख्य रूप से यह था कि जो भारतीय किसान थे उस सब पे क्या किया, टैक्स लगा दिया। और टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया, आवश्यकता से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा भारतीय किसान के दिक्कत क्या थे, जो तहसीलदार साहब थे ना, वह क्या करते थे, अगर टैक्स अगर वह सरकार के अगर माना गया 2 kg तो यहाँ लेते थे 3 kg, उससे मैंने ज़्यादा कर क्या करते थे, लेते थे। जिसके कारण आर्थिक स्थिति भारत के किसान न मजदूर सबको क्या हो गया, खराब हो गया। तीसरा बताया गया था सामाजिकरण। सामाजिकरण सामाजिकरण में क्या था कि यहाँ गोरे और काले के प्रति क्या करता था, विरोध करता था। अंग्रेज जो था काले और गोरे के प्रति विरोध करता, मतलब ट्रेन भी था तो उसका अगला बोगी वो सब किसके लिए, गोरे लोग के था। तो उसमें ताकि मतलब कोई भारतीय अगर किसी बाई चांस अगर गलती से भी अगर उस बोगी में चढ़ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा क्या करता था, बेइज्जती करता था, बहुत उसको दंडित किया जाता था। मैंने ऐसा ऐसा कानून का क्या था, वो लाया गया था। सामाजिक कारण में मुख्य रूप से यह था कि अगर मानते हैं अंग्रेज कोई गलती करे तो उसको एक मिनिमम सा कानून, छोटा मोटा धारा लगा के उसको छोटा मोटा मान के उसको खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अगर वही अगर कोई भारतीय अगर कुछ अगर गलती करता था, चाहे कोई ना, तो उसके कड़ा से कड़ा कानून लगा के क्या किया जाता था, उसको दंडित करवाया जाता था। इसमें पहला में बताया गया था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तब गांधी युग के जो शुरुआत होता है वह होता 1919 से 1947 के जो समय था, यह गांधी युग के नाम से क्या किया गया, जाना गया। लेकिन एंट्री करने के लिए भारत के राजनीतिक 1915 में एंट्री कर गए थे, लेकिन उस समय इनको कोई जानता नहीं था। उस समय अपना एक मिनिमम एक जड़ बना रहे थे, अपने खड़ा होने का पहले क्या कर रहे थे, न्यू बना रहे थे। 1915 में जैसे ही आए गांधी जी, तो पहले तो अपने जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु थे, उनसे कहा किए, ज्ञान लिए, पहले जाने। एक बाद वह जो सनेक्शन दिए, वह सनेक्शन दिए क्या, पूरे भारत को क्या करना, भ्रमण करना। तो 1916 में क्या किए थे, अहमदाबाद में, गुजरात में, या क्या किए, साबरमती आश्रम की स्थापना बनाए थे, राजनीतिक केंद्र बनाए थे। वहीं से फिर ज्यादा के इधर उधर का। इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब होता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात राज्य में एक जगह है पोरबंदर, वहीं का हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। पूरा नाम, जिसे गांधी जी लोग कहते थे, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम इनका था करमचंद गांधी, जो राजकोट में का थे, दीवान थे। जिसे पहले के ज़माना में थे, जो जिसे राजा महाराजा होता था उसका क्या होता था, जो
राजकोट होता था, उसी तरह यह भी क्या थे, एक राजकोट के दीवान थे। माता का नाम पुतली बाई था। इनके जो माता का नाम था वह क्या था, पुतली बाई। इनके जो 13 साल की उम्र में इनको जो शादी हो गया था, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए दोस्तों, इनका शादी हो गया के बाद भी अपना ये पढ़ाई को क्या किए, जारी रखे थे। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में भारत आए और मुंबई में वकालत करना क्या कर दिया शुरू। ये क्या कहते हैं कि वकील के पढ़ाई के लिए, वकालत के पढ़ाई के लिए यह कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। और फिर 1891 में पढ़ाई खत्म करके वहाँ से वकालत के फिर आ गए कहाँ, भारत में। और वह आके मुंबई में क्या के वकालत करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए थे। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में, एक केस को लेके वे दक्षिण अफ्रीका गए। एगो केस आया था, उस केस के विषय में लेके कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया। पहला बार इनको द्वारा उस तरह से बिहेवियर किया गया अंग्रेजों के द्वारा, काले के चलते इनको वहां का किया गया, नस्ल के आधार पर। बहुत लाइफ में इनको पहला बार एहसास हुआ था कि मैंने जो एक दूसरे रंग के प्रति इनको जो निम्न दृष्टि से, निम्न भाव से क्या किया गया था, देखा गया था, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अतः दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। जब इनको जो दुर्व्यवहार किया तो ये कहा कि वहाँ एक जितने भी भारतीय थे उन लोग को एकजुट करके एक आंदोलन को वहाँ क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसका नाम था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में वहाँ जब आंदोलन करना शुरू किया तो वहाँ के लोग इनको भरपूर रूप में सपोर्ट दिए और सरकार के प्रति क्या किया, आंदोलन हुआ, जिससे तक सरकार इनकी बातों को क्या किया, माना, माने सफल हो गया। जो आंदोलन वहाँ सत्याग्रह चलाए थे वह क्या हो गया, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में सफल हो गया। जिससे देखिए कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, अगर कोई काम करता है, अगर वो अच्छा हो जाता है, सफल हो जाता है, तो आगे काम करने के लिए क्या करता है, मन करता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चलाए सत्याग्रह, पहला लाइफ का पहला जो आंदोलन था, पहला जो सत्याग्रह था वहीं दक्षिण अफ्रीका चलाए थे, वह वहाँ का हो गया, पूर्ण रूप से सफल हो गया। इनकी बात सरकार का कर लिया था, मान लिया था। देखिए दोस्तों, सत्याग्रह के मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का मूल अर्थ क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का मूल अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, मैंने सही है लेकिन उसमें हमको क्या करना है, आग्रह करना है, उसको हमें रिक्वेस्ट करना है, हाथ जोड़ी करना है, विनती करना है, जिसे मानते सही को दिखाना है, किसी को आग्रह करना, सत्य पकड़े रहना, मैंने झूठ नहीं बोलना, सत्य पे ही रहना, सत्य के बारे में ही वर्णन करना, सत्य के बारे में ही बोलना, उसके साथ अहिंसा का मानना, जिसे मानते अगर सत्याग्रह करना, जो भी अगर दुश्मन भी है उसके साथ अहिंसा नहीं करना, यानी मार धार लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना हिंसा के बदौलत, सत्य के बदौलत रहना है। अन्याय समर्थन विद्रोह करते हुए अन्यायियों के प्रति वैर न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। माने कि जो दुश्मन है उसको सभी बैर नहीं रखना, दुश्मनी नहीं करना, उसको सत्य को राह दिखाना, उसके बिना अस्त्र, बिना लड़ाई, बिना झगड़ा को क्या करना, कोई काम को क्या करना, निपटाना, यही का हुआ सत्याग्रह का मेन अर्थ था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं भारतीय राजनीतिक में गांधी का प्रवेश। गांधी जी का प्रवेश कब हुआ था भारतीय राजनीतिक में? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत के राजनीतिक में क्या करने लगे, प्रवेश कर गए। मैंने भारत के राजनीतिक में इनकी कब, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जैसे वापस आए उसी समय से भारत के राजनीतिक में प्रवेश कर गए। शुरुआत में गांधी जी ने अंग्रेजों को सही मानते थे। शुरुआती जब समय था उस समय गांधी जी अंग्रेज को क्या मानते थे, सही मानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को 1915 में ही कैसर ए हिंद की उपाधि दे दिया था। गांधी जी अंग्रेज को सही मानते थे, अंग्रेज जानते थे कि सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे वह पूर्ण रूप से क्या हो गया था, सफल हो गया था। इसके तहत इनको क्या किया गया था, कैसर ए हिंद की उपाधि क्या किया था, गांधी जी को दे दिए थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की क्या किए थे, स्थापना किए थे। गांधी जी अपना एक केंद्र क्या किए थे, बनाए थे, जो कि था साबरमती आश्रम। 1916 में क्या किए थे, एक राजनीतिक का अपना एक केंद्र बनाए थे, जहां सुखा करने के लिए, संचालन करने के लिए।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जो राजनीतिक में जो गुरु थे, मैंने राजनीति के बारे में इनको कहा कि बताएं, इनको समझाएं, इनके राजनीति के बारे में वर्णन किए। इनके जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वप्रथम भारत को अपने अच्छे तरह से जानने का उपदेश से गांधी जी को भारत भ्रमण का उपदेश दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले का ही जो सुझाव था, गांधी जी जब भारत के राजनीति के बारे में कहेंगे, भारत के राजनीतिक में हम क्या करेंगे, देश के प्रति आज़ाद करने के उनके भावनाएं थी, सोच थी, तो कहें कि देखो गांधी, तुम अभी पूरे भारत को क्या करो, भ्रमण करो। जब तक अगर तुम पूरे भारत के बारे में नहीं जानोगे, जब तक अगर तुम हर भारतीय के बारे में क्या दिक्कत है, कि यहाँ क्या चीज़ जरूरी है, जब तक अगर तुम पूरे भारतीय के बारे में अगर नहीं जानोगे, तब तक तुमको लोग कोई साथ नहीं देगा। ये चलते पहला काम करो कि पूरा भारत को क्या करो, भ्रमण करो, यानी पूरे भारत में घूमो। जहाँ अगर जिसको जो चीज़ दिक्कत होगा वहाँ उसको क्या करो, समाधान करो। क्या कि लोगों की लगाव कब होगा, जब आप उनके क्या कीजिएगा, साथ दीजिएगा। यह गोपाल कृष्ण गोखले का ही देन था, जो गांधी जी भारत भ्रमण पर क्या किए, निकले। वो संकल्प लिए थे अपने गुरु से कि हम पूरा भारत को क्या करेंगे, घूमेंगे, पूरा भारत को भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, जहाँ तहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों की परिस्थिति को देखेंगे, वहाँ के लोगों की परिस्थिति को समझेंगे, वहाँ सोल्व करेंगे ना, उनके हित में क्या करेंगे, बात करेंगे, उनके दुख दर्द को अपना समझेंगे और उसके तहत क्या करेंगे, काम करेंगे। तब तो लोग इनको इतना साथ देता। और नहीं अगर मानते हम आपको कुछ जानिए नहीं रहे हैं, आपसे हम बातें नहीं कर रहे हैं, तो हमको आप साथ दीजिएगा, नहीं। ये चलते गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव से ही गांधी जी क्या कहते, पूरे भारत को भ्रमण करने का मुंड बनाया, पूरा भारत भ्रमण करने का किए, शुरू किए। किनका देन था, गोपाल कृष्ण गोखले का। गांधी जी 1916 में पहली बार 1916 में गांधी जी, इसके पहले गांधी जी उतना जो कदावर नेता नहीं थे, उतना इनको लोग कोई नहीं जानता था। एक मिनिमम नेता थे, एक मिनिमम तरह से क्या करते थे, जानता था लोग, लेकिन उतना कदावर, उतना शक्तिशाली, उतना पावरफुल नेता नहीं थे। पहली बार लाइफ में, जीवन की पहली बार भ्रमण करते 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 घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ, बनारस। बनारस कब पहुंचे, 1916 में। जब बनारस पहुंचे तो वहीं हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पे पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आए। 1916 में जब घूमते घूमते बनारस पहुंचे, उसी समय हिंदू विश्वविद्यालय का क्या हो रहा था, वहाँ उद्घाटन हो रहा था। उसी समय इनको पहली बार बोलने को क्या मिला, मौका मिला। यानी कि भारतीय लोगों को प्रति, जैसे उद्घाटन हो रहा था, उस पर बहुत सारे भारतीय का हुए थे, जुटे हुए थे, पहली बार इनको बोलने का मौका मिला और पहले बॉल पर ही छक्का मार दिए। पहले बार बोले और भारत के हित के बारे में, किसानों के बारे में बोले कि देखिए कोई भी एक नेता जो है वह कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा। यानी कोई तभी आगे बढ़ेगा। इस देश आज़ाद होने में एक का साथ देने से, खाली बने शिक्षित लोग से, चाहे कोई बड़ा लोग से, चाहे खाली केवल गरीब लोग से, वैसे देश आज़ाद नहीं होगा। पहली बार ही बोले थे कि कोई भी अगर काम करना होगा तो इसमें सबका भूमिका होगा, बड़ा के भी होगा, मध्य वर्ग के भी होगा ना, मजदूर लोग के भी होगा, किसान लोग के भी होगा, छात्र के भी होगा, वकील के होगा, डॉक्टर के, जितने भी लोग हैं, जब तक सब कोई साथ नहीं दीजिएगा, जब तक सब कोई कदम से कदम मिला के चलिएगा नहीं, तब तक कोई पॉसिबल नहीं है। पहली बार इनको मौका मिला था, पहली बार इनको बोलने के लिए मिला था और पहले बार में ही लोगों के प्रति क्या हो गए, छा गए 1916 में।